पैकिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गेट एंगल चैप्टर 39 को। एससीक्यूज के हवाले से देखा जाए तो ये जो जोन है ना, जोन 1 2 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यूज के हवाले से। और एमसीक्यूज के हवाले से ये जो प्रेशर्स है ना, जिनकी वजह से पल्मोनरी एडिमा वगैरह हो रहा होता है फ्लूइड की आउट, ये एमसीक्यूज में, क्योंकि ये जरा कॉन्सेप्चुअल तो ये पूछते हैं, बाकी भी एमसीक्यूज आते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि लंग्स के अंदर दो तरह की सर्कुलेशन होती है। एक सर्कुलेशन तो वो है जिसके अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, फ्लो थोड़ा होता है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियल सर्कुलेशन। ये ब्रोंकियल वेसल्स की नरिशमेंट के लिए होती है। एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ताकि जो लंग्स के टिश्यूज वगैरह हैं उनको जिंदा रखा जा सके, उनको ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड की जा सके। ठीक। और दूसरी सर्कुलेशन जो मेनली इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे वो लो प्रेशर हाई ब्लड फ्लो वाली होती है, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है राइट वेंट्रिकल से निकल रही होती है और ये जा रही होती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक होगी बात। इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी थिक जो वॉल्स हैं वो बहुत थिन होती हैं, कंप्लायंस काफी लार्ज होती है। इसको बेसिकली हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। मकसद इसका क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेट करवाना। और यही वो है वो जो एल्वेलाई के देखिए पूरे नेटवर्क फॉर्म कर रही होती है ना, वो यही पल्मोनरी सर्कुलेशन आती है। और तीसरा फ्लूइड जिक्र किया हुआ कि लिम्फेटिक्स भी होती हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड ब्लड वहां पे लंग्स में छोड़ आता है वो लिम्फेटिक्स के थ्रू पे ड्रेन हो जाता है लंग्स में से। ठीक होगी बात। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेशर्स को। जाहिर सी बात है पल्मोनरी सर्कुलेशन को देखा जाए तो राइट वेंट्रिकल से जा रही है, जाता है ब्लड लंग्स में और फिर जाता है लेफ्ट एट्रियम में, तो प्रेशर ऐसे ऐसे डिक्रीज करेगा। राइट वेंट्रिकल की बात की जाए ऑलमोस्ट 25 mmHg, फिर लंग्स के अंदर इससे कम, पल्मोनरी आर्टरी में 25 करते करते जो पल्मोनरी कैपिलरी है उसमें ऑलमोस्ट 7 mmHg, और लेफ्ट एट्रियम में अल्टीमेटली 0 to 1 mmHg प्रेशर होता है। ठीक हो की बात। प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी की खासतौर पर बात की जाए तो मैंने आपको बताया पल्मोनरी आर्टरी में तो जही वजह जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा उस वक्त तो तकरीबन 25 mmHg होगा। जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी में थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर पल्मोनरी कैपिलरीज की एवरेज देखी जाए तो वो ऑलमोस्ट 7 mmHg होती है। डन होगी बात। अच्छा, फिर जो लेफ्ट एट्रियम है उसका प्रेशर जो हमने मेजर किया, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ऑलमोस्ट 0 to 1 होता है। ये मेजर करना थोड़ा टेक्निकल काम है क्योंकि ये डायरेक्टली हम उसकी लोकेशन ऐसी होती है कि हम वहां पे डायरेक्टली कोई कैथेटर वगैरह नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हम पल्मोनरी वेज प्रेशर को मेजर करते हैं। ये एक खास मेथड है, इसमें हम एक वेज एंटर कर देते हैं, ये हम राइट वेंट्रिकल से एंटर कर देते हैं। ये वेज जो होती है जाके किसी न किसी पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी कैपिलरी आर्टेरियोल वगैरह में स्टक हो जाती है, उसको ब्लॉक कर देती है, वेज की तरह ब्लॉक कर देती है। जब ब्लॉक कर देती है तो उससे आगे वाला जो एरिया है जो ब्लॉक्ड है, उस एरिया में जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट लेफ्ट एट्रियम वाला ही हो जाता है। तो हम उसी प्रेशर को मेजर करके हम अंदाजा लगा लेते हैं। अंदाजा ही होता है आमतौर पर कि जो वेज प्रेशर होता है ये नॉर्मल एट्रियल प्रेशर से तकरीबन 2 to 3 mmHg ग्रेटर होता है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आते हैं ब्लड ऑफ लंग्स की तरफ, मतलब ब्लड वॉल्यूम की तरफ। आपको पता है हमारे ऑलमोस्ट 5 लीटर्स का ब्लड होता है। ठीक है, लंग्स में देखा जाए तो तकरीबन 450 ml ब्लड हमारे लंग्स में होता है। तो हम कह सकते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम का 9% लंग्स में होता है। और ये 450 ml में से तकरीबन 70 ml जो होता है वो पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है, जहां पे गैस का एक्सचेंज वगैरह हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, लंग्स जो है ब्लड का रिजर्वॉयर का तो रोल भी प्ले करती हैं, यानी थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड भी कई दफा अपने अंदर रख लेती हैं। जब कोई हैमरेज हो, जब कोई ऐसी कंडीशन हो तो ये ज्यादा ब्लड निकाल कर सर्कुलेशन में थोड़ा बहुत ब्लड ऐड कर सकती हैं। तो इस वजह से ये रिजर्वॉयर का रोल भी प्ले करती हैं। कार्डियक पैथोलॉजी की बात तो कर रहे हैं, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का फेलियर हो रहा है, कोई पैथोलॉजी हो रही है, यानी कि वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से पंप नहीं कर रहा, तो जारी बात है लेफ्ट एट्रियम से पंप नहीं करेगा, लेफ्ट एट्रियम से पंप नहीं करेगा तो लंग्स से प्रॉपर्ली ब्लड वापस नहीं जाएगा, तो लंग्स के अंदर ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा। लंग्स के अंदर ब्लड इंक्रीज भी कर सकता है, एक्यूमुलेट भी कर सकता है। ठीक होगी बात। फिर करते हैं ब्लड फ्लो टू द लंग्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड फ्लो को देखा जाए लंग्स के अंदर तो बड़ी इसकी जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जिन एल्वेलाई के पास ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है उन एल्वेलाई के पास ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, और जिन एल्वेलाई के पास ऑक्सीजन कम है उन एल्वेलाई के पास ब्लड भी कम जाता है। इंटरेस्टिंग चीज है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमने कहा था कि जहां पे हाइपोक्सिया होता है, जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज किया जाता है ताकि उस जगह की रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि जहां ऑक्सीजन कम होता है वहां ब्लड डिक्रीज होता है उल्टा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ब्लड को ऑक्सीजनेट करना था, हम कहते हैं एल्वेलाई में ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ ब्लड भेजने का क्या फायदा, तो ब्लड डिक्रीज होता है। तो ये एक बड़ा एफिशिएंट मैकेनिज्म है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। इसकी रीजन क्या है? रीजन ये हो सकती है कि पेरिफेरल सर्कुलेशन में और हाइपोक्सिया में वेजोडाइलेटर्स रिलीज होते हैं, यहाँ पे एसएसएफ रिलीज होते हैं जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। उसके अलावा एक और रीजन बताइए, वो कह रहे हैं हाइपोक्सिया हो सकता है कि ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल्स को रोकता हो, जिसकी वजह से आयंस की चेंजेस की वजह से ऐसा होता हो कि जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। बहरहाल इन शॉर्ट यही बात है कि जिन एल्वेलाई के पास ऑक्सीजन कम होती है वहां पे ब्लड फ्लो भी कम जाता है। डन हो गई बात। अच्छा, फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात की जाए तो जब एक इंसान खड़ा हुआ होता है तो जितनी नीचे का एरिया होता है उतना ब्लड का प्रेशर वहां पे ज्यादा होता है। तो लंग्स का भी जो लोअर पोर्शन है वहां पे ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। तो इसकी बेस पे हमने मतलब
अब हम जोन्स को डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं लंग्स में किस तरह जोन्स बन रही होती हैं। एक चीज देखिएगा, एक जो कैपिलरी होती है उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेज लग रही हैं। एक उसके अंदर ब्लड की फोर्स है जिसको हम आर्टीरियल प्रेशर कहते हैं, और एक वो जो एल्वेओलाई के साथ है वो एल्वेओलाई की एयर भी उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। ठीक है, अगर तो एल्वेओलाई की एयर की फोर्स इतनी ज्यादा, अगर एल्वेओलाई की एयर की फोर्स ज्यादा हो गई तो ब्लड फ्लो काम खत्म हो जाएगा, और अगर एल्वेओलाई की एयर फोर्स कम हुई, आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा हुआ तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी बेस पे हमारे पास 3 जोन आती हैं। जोन 1 वो जोन होती है जहां पे सिस्टोल हो या डायस्टोल हो, एयर का प्रेशर इतना ज्यादा है कि ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा। जोन 2 ऐसी होती है जहां पे जब सिस्टोल होता है तो आर्टीरियल प्रेशर इतना होता है कि ब्लड गुजर जाता है, और जब डायस्टोल होता है तो ब्लड नहीं गुजर पाता। ठीक, और जोन 3 ऐसी जोन होती है जिसके अंदर चाहे सिस्टोल हो चाहे डायस्टोल हो, आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा ही रहता है, ब्लड फ्लो होता ही रहता है। नॉर्मल लंग के अंदर 2 जोन होती हैं, जोन 2 और जोन 3। जो हायर पोर्शन है जहां पे ये जो मिड लेवल ऑफ द हार्ट से 10 सेंटीमीटर ऊपर, यहां से जो ऊपर पोर्शन होता है इसके अंदर आमतौर पे जोन 2 होती है और नीचे जोन 3 होती है। जोन 2 का क्या मतलब है, सिर्फ सिस्टोल में ब्लड जाएगा, डायस्टोल में ब्लड नहीं जाएगा। रीजन क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। जाहिर बात है ऊपर जाने में जो ब्लड का प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ऊपर जाने में बड़ी जान लगानी पड़ती है, और नीचे जब ब्लड नीचे आना होता है तो वो बड़े प्रेशर से नीचे आता है, तो इसलिए नीचे की तरफ डायस्टोल हो या सिस्टोल हो दोनों सूरतों में ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जोन 3 होती है, और ऊपर की तरफ सिर्फ सिस्टोल में ब्लड फ्लो कर पाता है, डायस्टोल में ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, जोन 2 होती है। जोन 1 कब होती है, जिसमें हमने कहा था कि एल्वेओलाई का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि डायस्टोल हो या सिस्टोल हो ब्लड फ्लो करेगा ही नहीं। तो ये तब होती है अगर कोई इंसान पॉजिटिव एयर प्रेशर को ब्रीथ कर रहा है, यानी बहुत हाई एयर प्रेशर ब्रीथ कर रहा है, उसके एल्वेओलाई में प्रेशर बहुत इंक्रीज कर गया, तब जोन 1 कभी एब्नॉर्मली डेवलप होती है। उसके अलावा बता रहे हैं कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ब्लड फ्लो इतना इंक्रीज करता है कि तकरीबन सारी लंग में जोन 3 डेवलप होना शुरू हो जाती है, यानी कि लंग का ऊपर वाले पोर्शन में भी ब्लड सिस्टोल डायस्टोल में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पंप कर रहे होते हैं, अच्छा पंप कर रहे होते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, फिर यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज करता है, सारी बात है, लंग्स के अंदर ज्यादा ब्लड पंप किया जाता है, लेकिन लंग्स के अंदर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज नहीं करता। क्या रीजन है, बहुत थोड़ा इंक्रीज करता है। क्या रीजन है, नंबर 1 पल्मोनरी कैपिलरीज ओपन हो जाती हैं, जो पल्मोनरी कैपिलरीज पहले बंद थी वो भी ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैपिलरीज इंक्रीज कर गई। नंबर 2 जो ब्लड वेसल्स होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह होती हैं, उनकी कंप्लायंस बहुत ज्यादा है, वो आराम से खुल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो आर्टीरियल प्रेशर को ज्यादा नहीं बढ़ने देती। और नंबर 3 थोड़ा बहुत आर्टीरियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ये जो इतने मैकेनिज्म है जो आर्टीरियल प्रेशर को काफी तो नॉर्मलाइज रखते हैं, इनका फायदा क्या है, इनकी वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती और एक पल्मोनरी एडिमा को हम प्रिवेंट कर लेते हैं। किस तरह से, अगर ये ना होता तो पल्मोनरी आर्टीरियल, अगर ये मैकेनिज्म ना होते तो पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करता, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर के अगेंस्ट पंप करने में, और दूसरा जब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होता तो फ्लूइड भी ज्यादा बाहर निकलता और पल्मोनरी एडिमा वगैरह भी कॉज हो जाता। ठीक, तो ये उन्होंने आपको बताया कि जो लंग्स की ब्लड वेसल्स होती हैं वो ज्यादा कंप्लायंट होती हैं, उनकी वॉल ज्यादा थिन होती हैं, उनके अंदर कैपिलरीज ज्यादा ओपन हो जाती हैं जब एक्सरसाइज कर रहे हो, ताकि लंग्स के अंदर आर्टीरियल प्रेशर उस तरह से इंक्रीज ना करे। ठीक होगी बात। फिर बात करते हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि जब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का फेलियर होता है तो पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, लेकिन काफी हद तक हम उसको रेजिस्ट करते हैं। जब बहुत ज्यादा ही लेफ्ट एट्रियम प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए तब जाके लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। पल्मोनरी कैपिलरी डायनामिक्स को स्टडी करते हैं। पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर प्रेशर कितना है हमने देख लिया, 7 mmHg। अच्छा, पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं वो एल्वेओलाई के इर्द गिर्द इतना एक्सटेंसिव नेटवर्क बना रही होती है कि हम कहते हैं एक शीट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड बना देती है। ठीक है, यानी कि ब्लड की एक शीट लगती है हमें पूरी एल्वेओलाई के इर्द गिर्द। फिर लेंथ ऑफ टाइम को देखा जाए तो आमतौर पर पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर 0.8 सेकंड के लिए ब्लड रहता है, लेकिन जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हार्ट ज्यादा पंप कर रहा होता है, बॉडी को ज्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो फिर ब्लड बहुत तेजी से गुजरता है, इतना 0.3 सेकंड तक टाइम कम हो जाता है। ठीक है, और अभी वो बता रहे हैं कि अगर ये कंप्लायंस वगैरह ना होती तो इससे भी ज्यादा कम हो सकता था टाइम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये कंप्लायंस वगैरह होती है, कैपिलरी ज्यादा ओपन हो जाती है, तो 0.3 सेकंड एटलीस्ट ब्लड रहता है कैपिलरीज के अंदर। अच्छा, फिर आगे इन चीजों को देखते हैं। 4 फैक्टर पहले भी स्टडी कर चुके हैं, अब हम पल्मोनरी ब्लड वेसल के हवाले से स्टडी करेंगे। पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ये सिस्टमिक कैपिलरी से कम होता है। सिस्टमिक कैपिलरी में 17 था, यहाँ पे 7 है। ठीक, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर को देखा जाए तो ये सिस्टमिक सिस्टम से कंपैरेटिवली ज्यादा नेगेटिव होता है। ठीक, फिर कोलॉइडल प्रेशर को देखा जाए तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन से काफी ज्यादा होता है, वहां पे जितना होता है उससे तकरीबन डबल हो रहा है। ठीक होगी बात, ये भी आपको पता है फ्लूइड को ब्लड कैपिलरी से बाहर की तरफ पुल करेगा। फिर एल्वेओलर वॉल्स के बारे में बताया हुआ है कि वो इतनी थिन होती हैं, शुक्र है ये हमने नेगेटिव प्रेशर रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता तो एल्वेओलर वॉल्स इतनी थिन होती है कि एल्वेओलाई वगैरह कोलैप्स कर जाते, एल्वेओलाई ना बच पाते। ठीक होगी बात। फोर्सेस, आउटपुट फोर्सेस, जो फोर्सेस ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड को लाएंगी उनको इनवर्ट कहते हैं, जो ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल आती है उनको आउटवर्ड कहते हैं। एक ही इनवर्ट फोर्स होती है, वो कौन सी, प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी तीनों आउटवर्ड फोर्स होती हैं। क्यों,
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखा जाए तो ब्लड कैपिलरीज में ज्यादा है, वो फ्लूइड को बाहर भेजेगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखा जाए तो वो नेगेटिव है, वो फ्लूइड को बाहर बुलाएगा। इसी तरह कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर देखा जाए तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड नेगेटिव है, वो ब्लड को बाहर लाएगा। तो ये तीनों फोर्सेज ब्लड को बाहर लाती है, एक फोर्स ब्लड को अंदर करती है। जब हमने इन सारी फोर्सेज को ऐड करके देखा तो मीन फिल्ट्रेशन प्रेशर +1 है, यानी थोड़ा बहुत फ्लूइड एक्स्ट्रा कैपिलरी से बाहर आता है। ये जो एक्स्ट्रा कैपिलरी से बाहर आता है ये फिर किस तरह कंजर्व होता है, लिम्फेटिक सिस्टम इसको ले जाता है और अल्टीमेटली जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहता है। फिर पल्मोनरी एडिमा की बात करते हैं, क्या कॉजेज होते थे पल्मोनरी एडिमा के? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का फेलियर हो गया, कोई तीसरी बार पढ़े लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अच्छा, उसके अलावा जो पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज है उनकी मेम्ब्रेन्स डैमेज होगी, जिसकी वजह से पल्मोनरी कैपिलरी से फ्लूइड निकल ही बहुत ज्यादा रहा है, तो भी पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। लेकिन हमारे पास पल्मोनरी एडिमा का सेफ्टी फैक्टर होता है। सेफ्टी फैक्टर का क्या मतलब है? हम काफी हद तक पल्मोनरी एडिमा को रेजिस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन पल्मोनरी एडिमा नहीं बढ़ रहा। हाँ, जब एक हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तब जाकर पल्मोनरी एडिमा बढ़ता है। तो इसको हम सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। ये सेफ्टी फैक्टर किस वजह से होता है? असल में बात ये, जब फ्लूइड बढ़ना शुरू होता है ना तो लिम्फेटिक वेसल्स भी एक्सपैंड करना शुरू हो जाती हैं, लिम्फ का फ्लो भी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। वो कहते हैं खैर है, फ्लूइड ज्यादा आ रहा है, हम फ्लूइड ज्यादा ड्रेन भी कर देंगे, 10 टाइम्स तक ज्यादा ड्रेन कर लेती है। तो ये हमारे पास सेफ्टी फैक्टर होता है। हाँ, अगर इससे भी ज्यादा फिर बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर हम रेजिस्ट नहीं कर पाते और पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। और जब पल्मोनरी एडिमा हो जाए तो वो डेथ कॉज कर देता है, वो बहुत फैटल हो सकता है इंसान के लिए। डन होगी बात। फ्लूइड इन द पल्मोनरी प्लूरल कैविटी, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड आना शुरू हो जाता है, या जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा थोड़ा बाहर पेनिट्रेट करके प्लूरल कैविटी के अंदर भी चला जाता है। और प्लूरल कैविटी में याद रखिएगा बहुत थोड़ा फ्लूइड होता है, फ्यू मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो इसको हम पूरी तरह कैविटी तो नहीं कहते, वो कहते हैं ये एक पोटेंशियल स्पेस जरूर है, बाहर को बहुत बड़ा वॉल्यूम या कोई बहुत खास स्पेस नहीं होती। क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी फ्लूइड बढ़ने लगे तो वो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम बाहर निकाल देता है और ले जाता है मीडियास्टिनम की तरफ ले जाता है, लिम्फेटिक्स ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम की तरफ ले जाता है, लेटरल सरफेस ऑफ पैराइटल प्लूरा की तरफ ले जाता है। बहरहाल इस प्लूरा के अंदर हम बहुत थोड़ा सा फ्लूइड छोड़ते हैं, ठीक होगी बात। अच्छा, फिर वो बता रहे हैं नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल फ्लूइड। ये जो प्लूरल फ्लूइड है इसके अंदर चूंकि लिम्फेटिक्स इनमें से फ्लूइड निकालती रहती हैं तो इनके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर होता है, और ये नेगेटिव प्रेशर लंग्स को कोलैप्स से बचाने में रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि ये लंग्स को हर तरफ से पुल कर रहा होता है। डन होगी बात। फिर प्लूरल इफ्यूजन, अगर प्लूरल कैविटी के अंदर एडिमा हो जाए, इसके अंदर ज्यादा फ्लूइड आ जाए, एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाए, तो उसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड आने की क्या रीजंस होती हैं? सिमिलर सी होती हैं, जैसे नंबर 1 को बता रहे हैं लिम्फेटिक्स की ब्लॉकेज हो गई है, फ्लूइड आ रहा है लेकिन वो लिम्फ के थ्रू जा नहीं पा रहा, या कार्डियक फेलियर हो गया है। जाहिर बात है लेफ्ट कार्डियक फेलियर होगा तो लंग्स में ज्यादा फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। कार्डियक फेलियर ऊपर चौथी बार डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, रिड्यूस प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, सारी बातें वो होगा तो भी ज्यादा फ्लूइड बाहर आ जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ द लंग के अंदर। इसी तरह मेम्ब्रेन्स की अगर कोई इन्फ्लेमेशन होगी, कोई इन्फेक्शन होगी, ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन की बात हो रही है तो उससे भी ज्यादा फ्लूइड ब्लड से बाहर आ जाएगा और पल्मोनरी एडिमा कॉज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।